हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे लिख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर कोडिंग कराई थी और उससे पिछली क्लास में मैंने आपको लेटर कोडिंग कराई थी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, वो करने जा रहे हैं सिंबल कोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, तो सबसे पहले तो हमें टॉपिक का नाम ही लिख देना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग, राइट। क्योंकि टॉपिक में हम टाइप्स करने जा रहे हैं, बट टॉपिक तो एक ही है ना बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस आएगा वो किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों, जैसे यहां पर पहले मैंने ये लिख रहा हूं, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज Spring is written as एंड 4 के बाद इक्वल का सिंबल भी है, क्योंकि स्प्रिंग में टोटल 6 लेटर है, तो 2 6 सिंबल आने चाहिए, 2 4 6, राइट। एंड गॉन इज रिटर्न एज हाउ वुड sign be written in the same code, राइट। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस कैसे कैसे आपको दिए जा रहे हैं देख लीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है हैश @4 इक्वल, बी ऑप्शन कह रहा है 2 @ =4, सी ऑप्शन कह रहा है हैश @4 और डी ऑप्शन कह रहा है हैश %4, राइट। तो बच्चों, यहां सबसे पहले आपको समझना क्या है, जैसे हमने लिखा है स्प्रिंग, तो यहां पर मैंने लिख दिया स्प्रिंग, SPRING। स्प्रिंग को जो कोड किया गया है, यानी कि हैश 2% @4 और इक्वल से। इसी तरह गॉन को लिखा गया है GONE, गॉन इक्वल 7 4 कॉपीराइट। इसी तरह आपको साइन का बताना है SIGN, साइन, राइट। तो बच्चों, यहां पर एक चीज देखिए, जैसे आप देख रहे हैं जी के नीचे इक्वल यहां पर लिखा हुआ है और इस वर्ड में जी पहले आया है और यहां स्प्रिंग में जी लास्ट में आया है, तो इक्वल लास्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है। दूसरी बात, एन जो है यहां थर्ड लेटर है और एन के नीचे 4 है, और एन यहां लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर है और एन के नीचे 4 है। मतलब यह है बच्चों कि जो लेटर जहां पर है उसका सिंबल वहीं पर है, आपको बस सिंबलों को सेट करना है। जैसे एस, साइन में एस के नीचे इक्वल है तो मैंने हैश है तो मैंने हैश लगा दिया, आई के नीचे @ है तो @ लगा दिया, जी के नीचे इक्वल है तो इक्वल लगा दिया, और एन के नीचे 4 है तो 4 लगा दिया। यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो होना चाहिए ये। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आंसर है किस ऑप्शन में है, हैश @4। ऑप्शन सी आपको इस चीज को शो कर रहा है। तो आई थिंक बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। मैं फिर अगेन कह देता हूं, जो लेटर जहां पर है उसका सिंबल वहीं पर है। जैसे गॉन में जी पहले आया है तो इक्वल है जी के नीचे, और स्प्रिंग में जी लास्ट में आया है तो इक्वल है वहां पर भी। तो
तो यहां पर n जो है थर्ड लेटर है और n के नीचे 4 है, और यहां पर स्प्रिंग में n सेकेंड लास्ट लेटर है और n के नीचे यहां पर भी 4 दिया गया है। तो इस तरह से हमें ये सिंबल कोडिंग के क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप आपको अभी मैं और 2-4 क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि आपको और बेटर तरीके से ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमें ये जो क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, तो ये हम जो कर रहे हैं वो कौन सी कोडिंग है, सिंबल कोडिंग, यानी कि सिंबलों को हमें सेट करना है, इसी को हम कहते हैं सिंबल कोडिंग। अब जैसे एक लिखा मैंने ब्रेक, ये नंबर बेस पर भी हो सकता है, BREAK ब्रेक। ब्रेक को लिखा गया 5 1 3 4 2। इसी तरह काइट को लिखा गया KITE काइट। काइट को लिखा गया 2 7 9 3। इसी तरह रिब को क्या लिखा जाएगा, RIB रिब। तो यहां ऑप्शन है 175 या 176 या 185 या 135। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम ब्रेक लिखते हैं। तो मैंने यहां पर ब्रेक लिखा BREAK। अब ब्रेक के नीचे जो नंबरों का पैटर्न है वो है 5 1 3 4 2। इसी तरह हमने लिखा यहां पर काइट KITE काइट, तो जिसका जो पैटर्न है 2 7 9 3। इसी तरह आपको लिखना है रिब RIB रिब। तो अब आप देखिए, सबसे पहले जैसे काइट में E लास्ट में है तो यहां 3 है, और ब्रेक में E थर्ड लेटर है और उसके नीचे भी 3 लिखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट। तो अब R को अगर आप देखें तो R के नीचे 1 है तो हमने 1 लिख दिया, I के नीचे 7 है तो हमने 7 लिख दिया, और B के नीचे 5 है तो हमने 5 लिख दिया। तो यानी कि रिब का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 175। जैसा कि आप देख रहे हैं 175 यानी कि 175 आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है बच्चों। क्लियर हुआ। तो ये सिंबल पे भी आ सकता है और ऐसे नंबर बेस पर भी आ सकता है। तो इसी के साथ हमने दूसरा क्वेश्चन आपको समझाया। अभी 2 से 3 क्वेश्चन और समझ लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछने ही पड़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। फाइट FIGHT फाइट। फाइट को हमने लिखा है 39% @4। इसी तरह टीयर्स TEARS टीयर्स को हम लिख रहे हैं क्या, इसे हमने लिखा 4 5 8 कॉपीराइट स्टार, राइट। इसी तरह स्टैग STAGE स्टैग। तो यहां पर इसके जो ऑप्शन है स्टार 4 8 3 5 स्टार 4 8% 5 स्टार 8% 5 और यहां स्टार 4 8 5। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो कैसे करने जा रहे हैं। तो हमने यहां पर लिखा फाइट FIGHT फाइट। फाइट को जो लिखा गया है, कोड किया गया है 39% @4, राइट। इसी तरह टीयर्स को अगर हम देखें TEARS टीयर्स को जो लिखा गया है वो लिखा गया है 4 5 8 कॉपीराइट स्टार। तो इसी तरह स्टैक को आपको लिखना है STAGE। तो स्टैक के लिए
क्या कोड किया गया है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एस का सिंबल रखना पड़ेगा, जो कि टीयर्स में आया है और एस के नीचे है स्टार, तो हमने यहां पर स्टार लिख दिया। उसके बाद टी है जिसका कोड 4 है, तो हमने यहां पर 4 लिख दिया। उसके बाद ए है जिसके नीचे 8 लिखा हुआ है, तो हमने 8 लिख दिया। उसके बाद जी है जो कि फाइट में आया है और जी के नीचे है परसेंट, तो हमने परसेंट लिख दिया। और उसके बाद आया है ई जो कि टीयर में है और ई के नीचे 5 है, तो यहां पर हमने 5 लिख दिया। यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ये होना चाहिए स्टार 4 8% 5, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहां पर दिया गया है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो यहां पर बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मैं आपको लिखने दे रहा हूं, जैसे गेस्ट, GUEST, गेस्ट को यहां पर लिखा गया है 53@$2। इसी तरह मीन को क्या लिखा गया है, MEAN, मीन को जो लिखा गया है वो लिखा गया है 6@4#। इसी तरह आपको सेम के लिए बताना है SAME, तो ऑप्शन है $6 और दूसरा ऑप्शन है $4 6 और तीसरा ऑप्शन है $3 6 और चौथा ऑप्शन है $5 तो बच्चों यहां पर आप एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले तो जैसे यहां पर हमने लिखा है गेस्ट, GUEST, गेस्ट, और गेस्ट के लिए जो कोड किया गया है 53@$2। इसी तरह मीन के लिए हम लिख रहे हैं MEAN, मीन को जो लिखा गया है 6@4#। तो इसी तरह सेम के लिए क्या लिखा जाना चाहिए, SAME, सेम। तो बच्चों यहां S के लिए इंडिकेट जो हुआ है वो हुआ है $, तो हमने S के नीचे $, लिखा। A के नीचे यहां 4 है तो यहां 4 लिख दिया। M के नीचे 6 है तो यहां 6 लिख दिया। और E के नीचे @ है जो कि E दोनों में आया है और E के दोनों में ही @ नीचे लिखा हुआ है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए $4 तो $4 ऑप्शन बी में आपको दिया गया है बच्चों। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहां से अब आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन करीब 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब बारी आपकी है और आपको ये बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है बच्चों? जैसे मैंने यहां पर लिखा ब्रेक, बीक का जो कोड है वो है 5, ये वाला सिंबल है 3 *। इसी तरह ड्राइव के लिए DRIVE, ड्राइव के लिए कोड है 4 2% 1, ये वाला। इसी तरह डेयर के लिए DARE, डेयर के लिए क्या होगा, तो 4 3 2, ये सिंबल हो गया। 4% 2 6, 4 3 2%, 4 5 2
और ये आपका आंसर है। तो यहां पर बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और मैं चाहता हूं कि अब इस क्वेश्चन को आप लोग करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो बच्चों अब 1 मिनट का वक्त मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, समझ लें और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाएं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बीक, BEAK, बीक। इसे जो लिखा गया है 5 और ये एक सिंबल है और उसके बाद 3 है और स्टार है। इसी तरह अगर हम ड्राइव को देखें DRIVE, ड्राइव, तो यहां पर देखेंगे 4, 2%, 1 और आपके पास ये सिंबल है। इसी तरह डेयर पे अगर हम देखें DARE, डेयर, तो यहां पर D आ जाता है 4, A के लिए आ जाता है 3, R के लिए आ जाता है 2 और E के लिए आ जाता है ये वाला सिंबल। यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये वाला आंसर होना चाहिए। तो 4, 3, 2 और ये वाला सिंबल जो विशेष प्रकार का सिंबल है वो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है बच्चों। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया है कि हम ये सिंबल कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे ट्रेंड को यहां पर लिखा गया है 7% #94। इसी तरह प्रे को जो लिखा गया है वो लिखा गया है $%#8। इसी तरह आर्टरी को क्या लिखा जाएगा, ARTERY, आर्टरी को। तो यहां ऑप्शन है 9 $7 इसी तरह यहां लिखा गया है 9 $7 इसी तरह लिखा गया है 9 $7 इसी तरह लिखा गया है 9 $7 तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तो यहां आप देखेंगे मैंने लिखा यहां ट्रेंड, TREND, ट्रेंड। तो यहां पर ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो 7% #94 इसका कोड ये किया गया था। इसी तरह अगर हम देखें प्रे, PREY, इसका कोड है $%8। तो इसी तरह आर्टरी को ARTERY, आर्टरी को क्या कोड किया जाएगा? तो यहां पर अब एक समस्या आ जाती है। इसको हटा देते हैं, एक चूंकि आया नहीं था बच्चों तो यहां से भी हम 9 को हटा देते हैं, ठीक है, या नहीं भी रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो R के लिए यहां पर कोड है % का, T के लिए है 7 का, E के लिए है हैश का, R के लिए है % का और Y के लिए है 8 का। यानी कि हमारा जो आंसर है वो आंसर बनता है ये %7 %8। क्लियर है? तो आपके सामने यहां पर ये उत्तर आ चुका है।
तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन हम और कर देते हैं बच्चों। हमने यहां पर लिखा स्टार, STAR, स्टार को जो कोड किया गया है $5 और इसी तरह टोर को जो लिखा गया है वो लिखा गया है $32 और इसी तरह ओट्स को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है 3 स्टार $5, 3 स्टार $5, 3 स्टार 5 और 5 स्टार $, राइट। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, यानी कि सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले स्टार को हम देखने जा रहे हैं। स्टार को जो लिखा गया है वो लिखा गया है $5 स्टार 2 और टोर को लिखा गया है $32 और ओट्स को क्या लिखा गया है? ओट्स को लिखा गया है, अब ओ के लिए 3 है तो मैंने 3 लिखा, ए के लिए स्टार है तो स्टार लिख दिया, टी के लिए डॉलर है तो डॉलर लिख दिया और एस के लिए 5 है तो 5 लिख दिया है। तो मेरा जो आंसर है बच्चों वो आंसर होगा 3 स्टार $5, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। तो चलिए बच्चों, फिर अब हम, चूंकि ये हमारी सिंबल कोडिंग थी, तो अब हम दूसरा करने जा रहे हैं, क्या? मिक्स वर्ड कोडिंग। अब मिक्स वर्ड कोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्लियर है ना? क्योंकि मिक्स वर्ड कोडिंग के क्वेश्चन भी तो आपको करने होंगे। चौथा जो टाइप है वो है कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स वर्ड कोडिंग का। तो इसके क्वेश्चंस को कैसे आते हैं वो पहले मैं आपको लिखा देता हूं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL मीन्स का ना डा टा, ये लिखा गया है। ये इक्वेशन 1 है या ये कहिए, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है वो है दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री मीन्स ना पा सा का। अब क्वेश्चन है हाउ इज ब्यूटीफुल written in that code language। तो अब यहां पर आपने देखा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर बच्चों इस चीज को आप समझिए। तो यहां पर जैसे ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, जिसका मतलब है का ना डाटा, और दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री जिसका अर्थ है ना पासा का। तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन आपके पास देख रहे हैं कि इज आ रहा है और ट्री आ रहा है, क्योंकि ये ट्री जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहां पर 2 वर्ड है, जैसे कॉमन यहां पर क्या आ रहा है? एक तो ना आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? का आ रहा है। क्लियर है? तो यहां पर अगर मुझे ब्यूटीफुल के बारे में बताना पड़े तो ब्यूटीफुल पहली इक्वेशन में आया है। तो ब्यूटीफुल के लिए, क्योंकि पहली इक्वेशन में 2 वर्ड हैं, वेरी और ब्यूटीफुल, तो वहां डा भी है और टा भी है। तो ब्यूटीफुल के लिए या तो डा होना चाहिए या टा होना चाहिए। हमारा जो आंसर है वो ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों
मिक्स वर्ड कोडिंग के क्वेश्चनों को हम कॉमन लेकर करते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में उसी अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को यहां पर करते हैं। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूं पहले, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक मैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, ऐसा ही है ना। तो क्वेश्चनों को समझने के लिए क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें कि हम कॉमन कैसे ले रहे हैं और क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बच्चों अगर मैं कहूं इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सी पो री का अर्थ है बुक इज थिक, राइट। दूसरा है टी ना री का अर्थ है बैग इज हैवी, और का सी का अर्थ है इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक, और डी टी का मतलब है का अर्थ है दैट बैग। अब क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड स्टैंड फॉर दैट इज interesting in that code language। ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो मैं ऑप्शन भी आपको दे सकता हूं, बट ऑप्शन की कोई यहां पर वैसे खास जरूरत है नहीं। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। तो मैं यहां पर आपके लिए सुविधा के लिए 4 इक्वेशन के नाम भी डाल देता हूं। अब आप एक चीज देखिए कि सी पो री का जो अर्थ है वो है बुक इज थिक, और सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि टी ना री का अर्थ है बैग इज हैवी, और का सी थर्ड इक्वेशन में का सी लिखा है जिसका अर्थ है इंटरेस्टिंग बुक, और जो चौथा इक्वेशन है डी टी उसका अर्थ है दैट बैग। तो बच्चों यहां पर एक चीज आप देखिए, पहली और दूसरी इक्वेशन में इज कॉमन आ रहा है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन में एक री टर्म भी कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है इज जो है वो स्टैंड कर रहा है री के लिए, या री जो टर्म है वो स्टैंड कर रहा है इज के लिए, ऐसा ही हुआ ना। तो री टर्म जो स्टैंड कर रहा है किसके लिए, इज के लिए, ठीक है। अब दूसरा है अगर हम दैट बैग की बात करें तो बैग सेकंड इक्वेशन में है और थर्ड इक्वेशन में है। तो आप देखेंगे यहां पर टी जो आ रहा है सेकंड इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में टी जो है वो कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब जो है टी जो स्टैंड कर रहा है टी आई वो बैग के लिए स्टैंड कर रहा है। तो मैंने यहां बैग भी लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा है, अब देखो इज के लिए आपका कॉमन यहां पर हो चुका है, ठीक है। तो यहां दैट क्या बचा है, दैट केवल फोर्थ इक्वेशन में है, तो फोर्थ इक्वेशन में क्या बचा है, डी बचा है, डी ई डी। तो इसका मतलब है जो डी है वो दैट के लिए यूज हुआ है और इज के लिए स्टैंड कर रहा है आर। अब बचा इंटरेस्टिंग, तो अब आप देखेंगे कि पहली इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में बुक कॉमन आ रहा है, राइट। तो बुक कॉमन आ रहा है, तो यहां पर सी भी एस आई कॉमन आ रहा है, तो एस आई जो स्टैंड कर रहा है वो कर रहा है बुक के लिए। तो अब मेरा इंटरेस्टिंग बच गया केवल थर्ड इक्वेशन में, तो यहां इंटरेस्टिंग के लिए केवल और केवल का जुड़ा हुआ है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए अब वो आंसर ये होना चाहिए, यानी कि दैट इज इंटरेस्टिंग के लिए जो स्टैंड करेगा वो डी री का, ये तीन वर्ड जो हैं वो उस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं।
तो आई होप बच्चों ये अब आपको समझ आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से करना है। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों का? कहीं पर किसी को कोई डिस्प्यूट हो तो पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको अब हम समझ लेते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, इसे हटा दे रहे हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन को लिख सकें। ठीक है ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी लिखा जाना बहुत जरूरी है बच्चों। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अब मैं जो अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं वो क्या है, देखिए वो है ये, जैसे 9 8 7 यानी कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 9 8 7 का अर्थ है हैट इज ब्लैक, हैट इज ब्लैक। इसी तरह 8 7 6 का अर्थ है काइट इज ब्लैक। तो व्हाट शुड स्टैंड फॉर काइट, काइट के लिए क्या स्टैंड कर रहा है ये आपको बताना है। तो बच्चों यहां पर केवल दो इक्वेशन दी गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कॉमन आ रहा है वो दो टर्म आ रहे हैं, एक इज और ब्लैक, इज और ब्लैक दो दो वर्ड ये कॉमन है। तो 8 और 7 जो हैं वो इन्हीं के लिए यानी कि इज और ब्लैक के लिए ही यूज किए गए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा था कि व्हाट शुड स्टैंड फॉर काइट इन दैट कोड लैंग्वेज, कि काइट के लिए क्या स्टैंड करेगा। तो काइट केवल सेकंड इक्वेशन में आया है, तो सेकंड इक्वेशन में बचा है केवल 6। तो काइट के लिए यहां पर बच क्या जाता है 6। तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए 6। क्लियर है बच्चों? चलिए अब मैं यहां से आगे बढ़ जाता हूं। अब अगला क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 481 के लिए का अर्थ है स्काई इज ब्लू। ऐसे ही 246 का अर्थ है सी इज डीप। ऐसे ही 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। अब कह रहा है तब व्हाट शुड स्टैंड फॉर ब्लू, ब्लू किस चीज के लिए स्टैंड करेगा ये आपको बताना है। तो यहां अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, और अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को कर सकें कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब होना चाहिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। देखो बच्चों अगर हम यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें 3 इक्वेशन दिया गया है। 3 इक्वेशन में आप देखेंगे कि पहली और दूसरी इक्वेशन में इज टर्म कॉमन आ रहा है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में 4 जो नंबर है वो कॉमन है। तो इसका मतलब है इज जो है वो 4 के लिए स्टैंड कर रहा है, या 4 जो है वो इज के लिए स्टैंड कर रहा है। अब
पहली और तीसरी इक्वेशन में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है ब्लू। तो आप देख रहे हैं, तो ब्लू को मैंने क्या किया, यहां पर मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो यहां पर 8 कॉमन आ रहा है और थर्ड इक्वेशन में भी 8 आ रहा है। तो इसका मतलब जो 8 है वो ब्लू के लिए यहां पर यूज किया गया है। क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखें तो दूसरी और तीसरी इक्वेशन में सी टर्म कॉमन आया है। तो सी टर्म जो है यानी कि दूसरी और तीसरी इक्वेशन में आप देखेंगे तो 6 जो है वो कॉमन किसके लिए यूज हुआ है, सी के लिए यूज हुआ है। क्लियर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ब्लू के लिए क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा था, ऐसा ही था ना। तो अब आप को पता चल चुका होगा कि ब्लू के लिए क्या है, यहां पर 8। तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए 8 यानी कि 8। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 253 इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। बुक्स आर ओल्ड। इसी तरह 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। इसी तरह 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। तो यहां पर आर के लिए क्या यूज किया जाएगा ये बताना है। What should stand for R in that code language? तो यहां पर बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्त देने के लिए भी तैयार हूं। आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या यहां पर करेंगे। तो अब ये कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसलिए अब ये तो आप कह नहीं सकते कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि यहां पर बच्चों मैंने हर तरीके से आपको यहां क्वेश्चन को समझा दिया है, बता दिया है। तो अब आपको ये पता चल चुका होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि पहली और तीसरी इक्वेशन में एक टर्म कॉमन आ रहा है बुक्स, तो बुक्स के लिए यहां पर एक नंबर भी कॉमन जा रहा है 3। तो 3 जो है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बुक्स के लिए स्टैंड कर रहा है। राइट। अब दूसरी बात यह है कि पहली और दूसरी इक्वेशन में एक टर्म कॉमन आ रहा है ओल्ड। राइट। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में एक नंबर भी कॉमन जा रहा है 5। तो यहां 5 जो है वो ओल्ड के लिए यूज किया गया है। अब बचा है आर, जो कि केवल पहली इक्वेशन में आया है और पहली इक्वेशन में नंबर क्या रह गया है, केवल 2। तो 2 नंबर जो है वो आर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ आर के लिए यहां पर 2 नंबर होना चाहिए। ऐसा ही है ना बच्चों। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपने देखे कि हमने इन मिक्स वर्ड कोडिंग के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया है। क्लियर है यहां तक पॉइंट। ठीक है। तो चलिए अब हम अंतिम टाइप पर आ जाते हैं, वर्ड कोडिंग पे। अब हम वर्ड कोडिंग के क्वेश्चन को करने जाएंगे और उन क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं।
तो वर्ड कोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं बच्चों। यहां पर अगर हम वर्ड कोडिंग के क्वेश्चनों को करने जाएं तो कैसे लिखा जाएगा, इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड व्हाइट, white is called brown, brown is called yellow, yellow is called blue, and blue is called green. Then what is the color of milk? What is the कलर ऑफ मिल्क, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमें दे रहा है इसका आंसर ब्लू होगा, ऑप्शन बी हमसे कह रहा है कि इसका आंसर ग्रीन होगा, और ऑप्शन सी कह रहा है कि इसका आंसर व्हाइट होगा, या ऑप्शन डी कह रहा है इसका आंसर रेड होगा। तो बच्चों ये आपका वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो ये कह रहा है यदि ब्लैक को रेड कहा जाए और रेड को व्हाइट कहा जाए और व्हाइट को ब्राउन कहा जाए और ब्राउन को येलो कहा जाए और येलो को ब्लू कहा जाए और ब्लू को ग्रीन का कहा जाए, तब दूध का यानी कि मिल्क का रंग कैसा होता है। तो बेटा मिल्क का जो रंग होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। बट वो क्या कह रहा है, व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन। तो व्हाइट को क्या कहा जाएगा, ब्राउन कहा जाएगा। तो आंसर आपको क्या देना है, ब्राउन देना है, क्योंकि व्हाइट को वो क्या बुला रहा है, ब्राउन बुला रहा है। इसी वजह से हमने यहां पर आंसर ब्राउन लिखा है। क्लियर है। तो अब अगला एक क्वेश्चन फिर अगेन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है और शायद ही कोई बच्चा होता होगा जो इस क्वेश्चन को गलत करता होगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में अगर सबसे आसान अगर कोई चीज है तो वो यही है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ green is called white, white is called yellow, yellow is called blue, blue is called pink, and pink is called black। तब आकाश का रंग कैसा होता है, What is the color of sky? ऑप्शन है ग्रीन या ब्लू या पिंक या येलो।
तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई यदि ग्रीन को व्हाइट कहा जाए और व्हाइट को येलो कहा जाए और येलो को ब्लू कहा जाए और ब्लू को पिंक कहा जाए और पिंक को ब्लैक कहा जाए, तब आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग सभी को पता है ब्लू होता है, बट वो ब्लू को क्या बुला रहा है? पिंक बुला रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो पिंक होना चाहिए। तो ये हमारा यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। तो क्लियर है ये क्वेश्चन आपका? चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन ही बहुत हैं इसको समझाने के लिए, इसमें ज्यादा तो ऐसा कुछ है नहीं समझाने वाला बात। तो यहां पर अब देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो अब कह रहा है इफ cases are called rockets, are called traps, are called planets are called aeroplanes are called cycles and cycles are called cars. What is earth? What is earth? अर्थ क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर कह रहा है कि भाई अर्थ साइकिल है, दूसरा कह रहा है कि भाई रॉकेट्स है, तीसरा कह रहा है कि भाई प्लेनेट्स है, और चौथा कह रहा है कि एरोप्लेन है। देखो जैसा कि ये कह रहा है कि पृथ्वी को क्या, फिर पृथ्वी के लिए क्या टर्म यूज होगा? देखो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, तो प्लेनेट आर कॉल्ड एरोप्लेन्स। तो यहां पर प्लेनेट, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह ही तो है, और ग्रह को क्या कहा जा रहा है? एरोप्लेन। तो यहां पर हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एरोप्लेन आंसर होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको देना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते हैं, क्योंकि अब आपकी पांचों टाइप की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप उस क्वेश्चन का सही आंसर प्रोवाइड करेंगे। जैसे बच्चों यहां पर मैं लिखूं, अगर क्या इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लर्क is written as EOIWQ. How is table written in that code? ऑप्शन है
VCDNG, बी ऑप्शन है VCDGN, और सी है VDFQK और VDFOK। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन यहां पर रखा है और मैं चाहता हूं कि अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये मुझे निकाल कर बताएं। देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का सही से जवाब दे पाते हैं। बच्चों, पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको समझा दी है, ऐसा ही है ना। मैंने आपको पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि उसमें जो 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक लेटर कोडिंग का क्वेश्चन होता है, दूसरा नंबर कोडिंग का क्वेश्चन होता है, तीसरा मिक्स वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन होता है, चौथा सिंबल कोडिंग का क्वेश्चन होता है और पांचवा वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन होता है। तो मैंने आज की क्लास में आपको 3 टाइप करवाए थे, एक सिंबल कोडिंग, एक मिक्स वर्ड कोडिंग और एक वर्ड कोडिंग। तो ये तीनों टाइप, और पहले की 2 वीडियो में मैंने आपको एक में लेटर कोडिंग कराई थी और एक में नंबर कोडिंग के क्वेश्चन कराए थे। यानी कि अब आपको कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज को मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ। क्लियर है? तो यहां पर बच्चों ये चीज समझ में आ पा रही है आपको कि कैसे हमने यहां पर क्वेश्चंस को किए हैं। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताएं सिंपल सा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताइए। तो यहां पर बच्चों अगर हम देखें तो यहां पर मानिए मैंने लिखा क्लर्क, CLERK, क्लर्क मैंने यहां पर लिख दिया, जिसको लिखा गया है EOIWQ, राइट, और इसे लिखा गया है टेबल, TABLE, टेबल, राइट। तो सबसे पहले इस क्लर्क के लेटर की जो पोजीशन है ए से गिनने पर वो हम लिख देते हैं। जैसे C3 पर आता है, L12 पर आता है, E5 पर आता है, R18 पे आता है, K11 पे आता है। इसी तरह E5 पे आता है, O15 पे आता है, I9 पे आता है, W23 पे आता है और Q17 पे आता है। तो सेम चीज यहां पर भी हम लिख लेते हैं, T20 पे आता है, A1 पे आता है, B2 पे आता है, L12 पे आता है, E5 पे आता है। क्लियर है बच्चों यहां पर? तो यहां से आप देखेंगे कि 3 से 5 हो रहा है, मतलब +2 हुआ है, और 12 से 15 हो रहा है, मतलब +3 हुआ है, और 5 से 9 हो रहा है, मतलब +4 हो रहा है, और 18 से 23 मतलब +5 हो रहा है, और 11 से 17 मतलब +6 हो रहा है। तो क्लर्क के प्रत्येक लेटर में सीक्वेंस क्रम में +2, +3, +4, +5, +6 का एक सीक्वेंस यहां पर चला था। तो ऐसे ही हम यहां पर करने जा रहे हैं। +2 यानी कि V आया, +3 यानी कि D आया, और +4 यानी कि F आया, और +5 यानी कि Q आया, और +6 यानी कि K आया। ये आपका आंसर होता है। पॉइंट क्लियर है? VDFQK
क्यू के ऑप्शन सी आपके सामने यहां पर दिया गया है। आई थिंक बच्चों ये आपका क्लियर हो चुका होगा कि इसको हमने कैसे यहां पर सॉल्व किया है। तो ये आपको क्लियर हो चुकी है सारी की सारी बातें। तो बच्चों यहां कोडिंग डिकोडिंग के मैंने इसी वजह से एक क्वेश्चन रखा था कि मैं आपसे ये जान सकूं कि भाई अब आपको ये भी देख सकूं कि क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहां पर हमने पूरे क्वेश्चनों को यहां पर सॉल्व किया और बहुत ही आनंद के साथ यहां पर क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। क्लियर है ना बच्चों। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, अब कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देने जाते हो, चाहे एसएससी एमटीएस का देने जाते हो, चाहे सीएचएसएल का पेपर देने जाओ, चाहे सीपीओ का पेपर देने जाओ, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, चाहे दिल्ली पुलिस एसआई का, आपको ये भली भांति पता है कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिनिमम है और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है। ऐसा ही है ना। तो यहां पर बच्चों मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं सिंपली कि इन क्वेश्चन की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट की किताब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी बुक जो होती है वो एक बार पब्लिश हो जाती है और उसके बाद उसी का प्रिंट आउट हर साल वापस निकाला जाता है। ऐसा ही होता है ना। बट अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करें तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे और एग्जाम में जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो नए पैटर्न पर पूछे गए हैं उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई बुक से करते हो या किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करते हो तो उनमें कई साल तक कोई बदलाव नहीं किया जाता। नॉर्मली 7-8 साल तक कोई बदलाव नहीं किया जाता। वो किताब एक बार छपकी, उसी का प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को पकड़ा दिया जाता है। वही बासी सवाल, वही बासी पैटर्न। बट अगर आप 2021 और 22 के पेपरों के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में इस टॉपिक में बहुत सारा नया चेंजमेंट हुआ जो कि आपको किसी भी मार्केट की बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना। तो इन चीजों को आपको समझना है बच्चों कि हमें लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं या बासी क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि बासी क्वेश्चन पढ़ के आप कुछ नया नहीं कर सकते। ये तो एक क्लियर बात है, ये तो एक निश्चित है। और यहां पर वीडियो में मैं पूरा दमखम लगा देता हूं आपको क्वेश्चन समझाने में कि कितना इजी उस क्वेश्चन को मैं कर दूं कि आपको वो देखते ही समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया गया है ना। तो इन चीजों को समझना होता है बच्चों। क्लियर पकड़ रहे हैं ना बात को। तो यहां जो प्रेप शॉट ने जो मुहिम स्टार्ट की है कि बच्चों को पूरा का पूरा एक कोर्स, यानी कि उसमें मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी और जीएस भी, पूरी की पूरी कोर्स को वीडियो बना के वो मार्केट में उतार रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई मार्केट में भी अगर आप YouTube पर भी देखने जाएं तो आपको वहां पर प्रेप शॉट की वीडियो जब दिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि भाई पूरा का पूरा कोर्स भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड किया गया हुआ है। अब जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए बहुत सारी चीजें यहां पर आपके सामने आ चुकी हैं, बट जो पढ़ना ही नहीं चाहते उन्हें तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे देवता उतर भी आए तो नहीं पढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारा कंटेंट बहुत लोगों ने बना बनाकर YouTube पर डाला हुआ है, बट कोई अगर पढ़ना ही नहीं चाहे तो कंटेंट बड़ा रहेगा, वो अपना टाइम पास करते रहते हैं बच्चे। YouTube पर सब चीज देखेंगे, बस
कंटेंट काम की चीज नहीं देखेंगे। तो इन चीजों को आपको समझना होता है बच्चों, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।